अच्छा जी बेटा, तो आगे चलेंगे यहाँ से। अच्छा, लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला पार्ट पढ़ा दिया था, प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे जो कि है प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, कांस्टेंट वॉल्यूम का जो ये टॉपिक है, ये हमारे पास कहलाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। जैसे कांस्टेंट प्रेशर वाला जो टॉपिक है वो है आइसोबैरिक प्रोसेस, और ये है आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है ना जी? तो अच्छा जी बेटा, तो ये आपके पास डायग्राम आ गई बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम के हवाले से। अच्छा, अब डायग्राम में पहले तो कुछ चीज़ें मैं फिक्स करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटा, प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो मतलब है वो बड़ा सिंपल सा है। देखो, कांस्टेंट प्रेशर में क्या था कि पिस्टन के ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर था। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर था बिल्कुल पिस्टन के ऊपर, और कांस्टेंट वॉल्यूम में पिस्टन के ऊपर एग्जैक्ट, जैसे कह सकते हैं ना कि वो एग्जैक्ट पिस्टन के ऊपर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर में था पिस्टन के ऊपर एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट का प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम में ना, समझ लो हमने पिस्टन की जगह एक सॉलिड दीवार लगा दी है। पहले पिस्टन था और अब हमने एक सॉलिड दीवार लगा दी है। अच्छा देखो, जब पिस्टन था तो पिस्टन ना मूव कर सकता है। ठीक है, पिस्टन एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकता है, लेकिन अगर एक सॉलिड दीवार होगी ना तो वो मूव नहीं कर पाएगी एक जगह पे। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो? जी सर, पर प्रेशर किस तरीके से लगाएंगे हम? पर इसमें प्रेशर कांस्टेंट तो नहीं है ना? प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर को हम कंसीडर ही नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहे हैं। अच्छा, सही प्रेशर सर। तो हमें लगाना ही नहीं है ना। देखो, जहां पर वॉल्यूम किसके? सिलेंडर का? नहीं, सिलेंडर जो गैस हमने रखी हुई है सिलेंडर के अंदर, अच्छा अच्छा, उसका वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम। सही। ठीक है ना? तो हमने क्या किया भाई, हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट करने के लिए एक दीवार बना दी, मतलब यहाँ गैस रख के एक दीवार बना दी, एक फिक्स वॉल बना दी। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया, मैंने इसको क्यू अमाउंट की हीट प्रोवाइड की। इंटरनल एनर्जी E1 है, और जब मैंने इसको क्यू पहले नहीं किया बता। तहरीम जब मैंने इसको क्यू अमाउंट की हीट प्रोवाइड की, तो बेटा क्यू अमाउंट की हीट प्रोवाइड करने पर क्या हुआ कि इसका जो सिलेंडर का इंटरनल एनर्जी थी ना, ये इंक्रीज हो गई। पहले E1 थी, अब इंटरनल एनर्जी E2 हो गई है। ठीक है, वॉल्यूम इनहेंस नहीं हो रहा, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। क्योंकि अच्छा, वॉल्यूम को तो बढ़ने का आपने जगह ही नहीं दी हुई है ना। पहले तो मूवेबल पिस्टन था अवेलेबल कि अगर नीचे से फोर्स लगेगी तो पिस्टन ऊपर चला जाएगा। अब तो पिस्टन वाला केस ही नहीं है, अब तो आपने फिक्स वॉल बना दी है कि कुछ भी कर लो, पिस्टन अपनी जगह से ये जो वॉल है ये अपनी जगह से हिलेगी तो नहीं। ठीक है ना भाई? तो अब ये हो गया आपके पास E2। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं आपसे बोलूं क्या कोई लेंथ चेंज हुई, तो आपका जवाब होगा नहीं सर, जो लेंथ 1 है वही लेंथ 2 भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों में वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। क्या ख्याल है? यस सर। जी सर। अब
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इज इक्वल टू, अच्छा Q यहाँ पे मैंने QV लिया हुआ है, ठीक है, QV इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W एंड QV इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। बेटा इस बात में कोई परेशानी तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब नो सर। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अच्छा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो फिर क्या चेंज इन वॉल्यूम कुछ हो सकता है? डेल्टा वी कुछ नो सर। नहीं होगा ना, तो नो फिर सर। क्या होगा? अगर चेंज इन वॉल्यूम हुआ ही नहीं तो क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी, और डेल्टा वी की जगह जीरो ले लिया। क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा ई और पी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो ही रह जाएगा। अब यहां पर क्या आ गया आपके पास? सिंपली क्यू वी इज डेल्टा ई। इक्वल टू डेल्टा ई, ये आपकी फाइनल एक्सप्रेशन आ गई। ये लीजिए, खत्म। अब अगर मैं इसके कंक्लूसिव स्टेटमेंट दूं तो कंक्लूसिव स्टेटमेंट क्या होगी कि भाई हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट सप्लाई की जाए तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ इज ओनली यूज टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वो सिर्फ और सिर्फ यूज होगा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बनाने में। सर जरा डायग्राम दिखाएगा वापस से? एक मिनट बेटा, यस सर। ठीक है। ओके सर। तो यस ये सर। होगा सर आपके पास जी बेटा, बोलिए। सर अगर हम मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ा दें और जाहिर है हमारा वॉल्यूम तो मतलब इंक्रीज हो ही नहीं सकता, तो फिर मतलब जाहिर है जब मॉलिक्यूल्स की भी एनर्जी बढ़ेगी तो वॉल्यूम तो इंक्रीज हो ही नहीं सकता, तो कोई फर्क तो आना चाहिए ना। बेटा बहुत ज्यादा कंटेनर बढ़ा, फट नहीं जाएगा? यस बिल्कुल, हाँ, सर। इस तरीके का कुछ। मैं यही कहने वाला था कि बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो कंटेनर बर्स्ट कर जाएगा, क्योंकि आप एनर्जी को रिलीज होने की जगह नहीं दे रहे हो ना। कांस्टेंट प्रेशर में तो ये है कि एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, एनर्जी जो है वहां पे पिस्टन को वर्क कराने में खर्च हो सकती है, यहाँ पर एनर्जी कहीं खर्च ही नहीं हो सकती। तो अगर बहुत ज्यादा जी एनर्जी सर। बढ़ा दोगे तो आपका जो कंटेनर है या जो आपका सिस्टम है वो बर्स्ट कर हो जाएगा। ठीक है, सर मेरा भी एक ओके सर। क्वेश्चन है। जी पूछिए बेटा। सर आपने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ाई थी सर, आप उसी की एप्लीकेशन मतलब पढ़ा रहे हैं, तो मतलब उसमें जो लिया था आपने पिस्टन लगाया था उसमें मतलब अलग ही प्रोसेस मतलब वो हो रहा था कि पिस्टन ऊपर जा रहा था तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा था। सर आपने इसमें बिल्कुल ही अलग कर दिया, मतलब आपने इसमें वॉल्यूम को बढ़ने नहीं दे रहे, तो मतलब वो अलग हो रहा था ये अलग है, तो जबकि है यस तो नहीं सर। की उसमें एप्लीकेशन उसमें हाँ, उसके एप्लीकेशन में होना तो। हमने ना कोई भी चीज कांस्टेंट भी नहीं रखी थी। बेटा किसने यस काट सर। के नहीं रखी? जब उसकी अभी हमने रखा तो है प्रेशर को कांस्टेंट, ये रहा, कल ही तो ड्राइव किया है। सर नहीं, वो नहीं, प्रेशर नहीं, वॉल्यूम का मैं बोल हम रही हूँ, मेन वॉल्यूम वाली आपने बढ़। वो कह रहे हैं डेरिवेशन, जो सबसे नहीं, पहली देखो डेरिवेशन हुई थी। इसमें ये वाली भी जो डेरिवेशन है ना, ये भी कांस्टेंट प्रेशर पर ही है। और ये वॉल्यूम भी कांस्टेंट है या नहीं? वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं नहीं ना है, वो। ये प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ पर ये वाली जो डेरिवेशन की बात कर रही हो, पी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, इसके अंदर पी कांस्टेंट है, क्योंकि अगर पी बढ़ेगा, यहाँ पर कौन से पी की बात हो रही है? जो एक्सटर्नल अप्लाई हो रहा है। अगर पी बढ़ेगा तो बेटा पिस्टन ऊपर की तरफ वर्क नहीं कर सकता ना, फिर तो पिस्टन मजीद नीचे आ जाएगा। और वो जो प्रेशर होगा या वो जो वर्क होगा, वो अंदर की गैस ने तो नहीं किया, वो तो बाहर की हवा ने किया या बाहर से आपके हाथ ने किया। हम तो वर्क की बात कर रहे हैं जो सिस्टम के अंदर मौजूद है, मतलब वो तो सराउंडिंग ने वर्क कर दिया ना, हमें तो सिस्टम का वर्क चाहिए। सर नहीं, वो तो प्रेशर का तो मेरे कल भी समझ आ गया था, वो जो आपने एप्लीकेशन पढ़ाई थी वो कांस्टेंट था। पर ये वॉल्यूम तो आपने जो थर्मोडायनेमिक में बताया है कि वॉल्यूम जब कांस्टेंट नहीं था वो बढ़ रहा है, तो आपने इसमें मतलब
चेंज कर दिया ना बिल्कुल, उसमें कांस्टेंट ले लिया आपने, उसको बढ़ने ही नहीं दे रहे वॉल्यूम को, तो आपने अलग क्यों करा? उससे बढ़ाना चाहिए था ना ये भी, अलग इसलिए तो किया वॉल्यूम कि आपको कांस्टेंट ही। दोनों दो अलग अलग चीजें देखनी है ना। देखो अगर कांस्टेंट प्रेशर होगा तो जो आप हीट दे रहे हो ना, बेसिकली कंक्लूसिव स्टेटमेंट पे जरा नजर रखो कि जो आप हीट दे रहे हो वो दो कामों में इस्तेमाल हो रही है। एक तो वो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ा रही है और दूसरा वर्किंग भी करवा रही है, यानी वर्क डन भी हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर में। कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम में सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ सकती है, यानी कि जो भी एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी। वर्क डन तो हो ही नहीं सकता कांस्टेंट वॉल्यूम में, क्योंकि वर्क डन हुआ तो वॉल्यूम चेंज हो गया ना, तो फिर कांस्टेंट वॉल्यूम कहाँ रहा। ओके सर। सर ये क्या कहते हैं, डेरिवेशन जो है हम्म, ये सिर्फ इतनी सी हाँ ये है ना? कांस्टेंट वॉल्यूम कितनी सी है। सही। तो इसका मतलब इसके आने के चांसेस बहुत ही कम है अगर ये आसान है। ज्यादातर जो है वो कांस्टेंट प्रेशर वाली आती है, कभी कभार दोनों भी पूछी हुई है। अच्छा अच्छा, हम्म, सही है। सर मतलब ये सर डेरिवेशन ही करनी नीचे होगी ना करेगा। फिर, लॉ मतलब को डिफाइन करके। क्या कह रही हो, दोबारा बोलो। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आ गया तो हम्म, दोनों डेरिवेशंस ही करनी होंगी, इसमें कोई थ्योरी वाली चीज तो है नहीं। नहीं देखो, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है सिर्फ और वो आपसे इन एप्लीकेशंस के बारे में नहीं कह रहा, तो आपको एप्लीकेशन नहीं करनी है। तो फिर फर्स्ट लॉ ऑफ तो फिर थर्मोडायनेमिक्स उसमें की हम, वो सिर्फ पी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी तक कर देना, इससे ज्यादा मत करना, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल हो ओके जाएगा सर। ना। जी सर, हम यही कह रहे थे। हम्म, ठीक है भाई। अच्छा अब इस चैप्टर सर एक का बार कर दें, क्या, इससे थोड़ा सा ऊपर कर दें एक बार बस। बेटा साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लिया करो। अच्छा अब इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हेजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, तो वो मैं अभी रोक रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। अब हम कुछ, सर जी बोलें। सर जो वो है टाइम टेबल जो अभी भेजा है शाह की तरफ से, जो अभी आया टाइम टेबल, उसमें हम लोगों की सेक्शन बी वालों की केमिस्ट्री की क्लास 7 बजे से है। तो वो जो अभी 5:30 बजे वाली हो रही है वो भी होगी या फिर सिर्फ 7 बजे वाली है? बेटा दोनों होंगी, अब मैं जब कंबाइन क्लासेस ले रहा हूँ तो वो, अब ये समझ लें आपकी 45 मिनट्स की हर वीक की एक एक्स्ट्रा क्लास है, हर डे की, जो आपको आना है और लेना है, और जब तक लेते रहना है जब तक मैं ये नहीं बोल दूँ कि आपने वो क्लास अब नहीं लेनी है। ओके सर। अच्छा अब मैं कुछ छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजीज पढ़ा दूं। सबसे पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, क्वांटिटी ऑफ हीट evolved or absorbed when one mole of the component is formed, its constituent elements is known as heat of formation. तो बेटा डेफिनेशन मैंने लिख दी कि जब भी कभी ऐसा हो कि 1 मोल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो और उस 1 मोल सब्सटेंस के फॉर्म होते हुए जो भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि बात एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की है, और ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। कोई सवाल इसमें? मतलब नो जब सर। सिर्फ यस सर। ये सिर्फ एक 1 मोल की मतलब बन रहा हो। हाँ 1 मोल सब्सटेंस बनाते वक्त, क्योंकि एक स्टैंडर्ड लेना पड़ता है ना। बाकी अगर 10 मोल बन रहे होंगे तो 1 मोल बनने में जो मिसाल के तौर पे एक रिएक्शन का हीट ऑफ फॉर्मेशन है 10 जूल्स, 10 जूल्स एनर्जी है 1 मोल का। तो जब अगर 10 मोल बन रहे होंगे तो 100 जूल एनर्जी आ जाएगी। तो स्टैंडर्ड तो अभी भी वही रहा ना।
जी सर। अच्छा जी, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? क्वांटिटी ऑफ हीट evolved or absorbed in the formation of one mole of compound when all the constituent elements or compounds are at 25 degree Celsius temperature and 1 atmosphere pressure. ये है बेटा स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन सिंपली वो हीट एनर्जी है जो कंपाउंड के बनते वक्त एब्जॉर्ब या एवॉल्व हो, 1 मोल कंपाउंड बनते वक्त। सही है। अच्छा, अब वो कंपाउंड किसी भी टेम्परेचर पे बन रहा हो, किसी भी प्रेशर पे बन रहा हो, उसका यहाँ पर ना कोई अमल दखल नहीं। सही है, वो कुछ भी हो सकती है। लेकिन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या होगा? 1 मोल कंपाउंड बने, लेकिन कंपाउंड बनते वक्त जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है, चाहे वो कोई एलिमेंट हो चाहे वो कोई कंपाउंड हो, उनके लिए शर्त है कि वो 25 डिग्री सेल्सियस पर हो और 1 एटमॉस्फेयर पर हो। वो हम कहते हैं ना कि रिएक्शन की कंडीशन, तो रिएक्शन की कंडीशन फिक्स है, 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इसी पर ही रिएक्टेंट मिले और 1 मोल कंपाउंड बने, और उस पर जो हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है वो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है। अमूमी तौर पर हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कंसिडर करते हैं, क्योंकि हर रिएक्शन की स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कंसिडर होना या करना जरा मुश्किल है। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है हमारे पास हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो कोई मुझे बताएगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से क्या मुराद है? इसमें कुछ पानी का चक्कर था। पानी का चक्कर था? हाँ, कुछ पानी का आता है, H2O का कुछ होता है जिक्र, बेस और एसिड समथिंग, या फिर कोई पानी का होता है। मुझे लग रहा है ये कि पक्का याद नहीं। सॉर्ट बराबर बराबर होती है। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ रिलीज आएगा, एब्जॉर्ब नहीं आएगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। रिलीज ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन reaction at which 1 mole of water is formed। जी बेटे, तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो कि 1 मोल वाटर का फॉर्म हो और उस पे जो हीट हीट ऑफ फॉर्मेशन निकले, इज कॉल्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। उसे हम कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कॉल्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यानी कि एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करें, ठीक है, और एसिड बेस आपस में इस तरीके से रिएक्ट करें कि रिएक्शन के नतीजे में वाटर 1 मोल बन जाए। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन जब भी होती है ना, तो सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। वाटर जो बने वो 1 मोल बने, तो उसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इट्स वैल्यू इज -57.12 किलो जूल्स पर मोल। ये वैल्यू फिक्स है बेटा।
जब भी कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो 1 मोल वाटर बनते वक्त इतनी ही एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि सर 2 मोल वाटर बने, कभी ऐसा भी होता है 3 मोल वाटर बने, तो क्या यही होती है? बेटा 1 मोल के लिए ये वैल्यू है, 2 मोल के लिए इसको डबल कर लो, 3 मोल के लिए इसे ट्रिपल कर लो, वो चीज तो फिक्स रहेगी ना। एक आपके पास 1 की वैल्यू आ जाती है तो फिर 3 4 5 आपको कुछ भी निकालना मुश्किल नहीं है। हमने चैप्टर 1 में बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स किए हैं जिसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले यूनिटी बनाते थे, और यूनिटी बनाने की जो हमारी नियत होती थी वो होती यही थी कि फिर हम जिस वैल्यू पे भी आंसर चाहिए हम उसे मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। याद है वो वाली बात? यस सर। यस सर। सर हीट ऑफ रिएक्शन, अब ये देख लीजिए। हीट ऑफ रिएक्शन बेसिकली चेंज इन एंथैल्पी को कहते हैं, चेंज इन एंथैल्पी। अच्छा, चेंज इन एंथैल्पी का मतलब क्या है? चेंज इन एंथैल्पी का मतलब है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, इसको मैं लिख लेता हूँ, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। भाई चेंज इन एंथैल्पी से मुराद ये है कि जब कोई रिएक्शन होता है तो किसी बॉडी में से हीट निकलती है, किसी बॉडी में हीट आती है, मतलब दोनों तरह के रिएक्शन हो सकते हैं ना, एक्सोथर्मिक भी और एंडोथर्मिक भी। तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है उसे हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? यस सर। इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। जी सर। अच्छा, हीट ऑफ कंबस्शन क्या है? अच्छा, कंबस्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है या एंडोथर्मिक, जल्दी बताओ। एक्सोथर्मिक। कंबस्शन रिएक्शन एक्सोथर्मिक। सारे एक्सोथर्मिक होते हैं। गुड। हीट ऑफ कंबस्शन, कंबस्शन सारे एक्सोथर्मिक होते हैं, तो यहाँ पर हीट सिर्फ गिवन आउट की बात होगी। व्हेन, तो हम ये नहीं लिख सकते कि वो रिएक्शन मतलब वो हीट जो एक्सोथर्मिक वो होती है, क्या मतलब? मतलब उसका जिक्र नहीं करें एक्सोथर्मिक का? नहीं, क्योंकि एक्सोथर्मिक और भी तो हो सकते हैं ना। मतलब आपने क्या है कि सब, अच्छा अच्छा सही। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंप्लीट, हैंग क्यों कर रहे हैं, कंप्लीटली कंबस्ट। जब कोई भी 1 मोल सब्सटेंस कंप्लीटली कंबस्ट हो तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है बेटा उसे हीट ऑफ कंबस्टन कहते हैं, हीट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, इसके अलावा कोई और छोटी मोटी डेफिनेशन कोई अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो मुझे आप लोग बता सकते हैं, नोट्स वगैरह में देख लें, बुक में देख लें अगर कोई बात मिस हो रही हो। हेजेस लॉ के अलावा वो अभी मैं पढ़ाता हूँ। इन लोग की ऐसे डेफिनेशन वगैरह मतलब बुक बुक वो नोट देख बुक लीजिए। में ना, हाँ, बुक बुक में में देख लीजिए। बुक में है ना, असल में हीट ऑफ फॉर्मेशन है, उसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन उसकी बात हुई हुई है, और उसके बाद कुछ वो दिए हुए हैं उन्होंने, चार्ट वार्ट बनाया हुआ है सोल्यूशन वगैरह। हाँ, वो हीट उसके ऑफ, बाद बस खत्म हो गया चैप्टर। बस ये एंड ही है। मैं उसमें देखती हूँ नोट्स में। नहीं सर, इनमें से किसी का भी जिक्र नहीं है उसमें, हम्म, नोट्स में भी। चलो खैर है, बस ये फिर एडिशनल नॉलेज समझ के रख लो कि हम सिर्फ किताब देख कर ओके सर। पढ़ा नहीं रहे होते हैं, तो जो नॉलेज जितनी सही। आती है दिमाग में एक चैप्टर के हवाले से वो दे देते हैं।
ठीक है भाई, तो अब ये आखिरी आ गई आपके पास हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या है कि जब भी कभी कोई 1 मोल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो, ठीक है, 1 मोल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, उसे हम कहते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी जब कोई 1 मोल सॉल्यूट, क्योंकि जब हम किसी चीज को, जैसे मैं तुम्हें आज एक चीज बताता हूँ, पानी लेना एक ग्लास, ठीक है, और उस एक ग्लास पानी के अंदर NaCl डिसॉल्व करना। थोड़ा जब NaCl डिसॉल्व करोगे ना, तो तुम देखना कि पानी का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, पानी जो है ना थोड़ा ठंडा फील होगा आपको। चाहो तो थर्मामीटर से नाप कर भी देख लेना, नमक डिसॉल्व करने से पहले, नमक डिसॉल्व करने के बाद। क्योंकि जब कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है ना, तो इंथैल्पी चेंज जरूर होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एंडोथर्मिक होता है या सिर्फ एक्सोथर्मिक होता है, इंथैल्पी चेंज होता है। तो अब वो इंथैल्पी चेंज यानी एनर्जी चेंज आता है, वो एनर्जी चेंज जो है वो हीट ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर हो गई बात बेटा? यस सर। कोई अच्छा सवाल, सर, कोई कंफ्यूजन? जी बेटे बोलिए। यस सर, ये एक्सो एंडोथर्मिक के लिहाज क्वेश्चन है सर। जो नॉर्मल कोई भी बम वम होता है वो एक्सोथर्मिक होता है ना, जी जी, एक्सोथर्मिक होता है। जो भी इसमें रिएक्शन होता है। और एंडोथर्मिक में क्या होता है? एंडोथर्मिक में हीट वो एब्जॉर्ब होती है ना। नहीं, वो तो होती है, लेकिन आई मीन जैसे जैसे बॉम्ब वगैरह में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ऐसा सही। कोई एंडोथर्मिक का भी बता दें। मतलब आई एक मीन बॉम्ब का एग्जाम्पल इसका। एंडोथर्मिक की, एग्जाम्पल। यस सर। एंडोथर्मिक की एग्जाम्पल, सूरज में जो होते हैं वो कौन से होते हैं? एंडोथर्मिक फिजन रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। वो हीट एब्जॉर्ब एंडोथर्मिक, करते हैं। सही। जब शुरू में तो हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है, लेकिन बाद में वो फिर इमिट होती है एक्सप्लोजन के बाद। ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन अच्छा अच्छा। किसी किसी भी चीज, किसी भी कंपाउंड का बॉन्ड तोड़ना एंडोथर्मिक है। खाना जो आप बनाते हो वो एंडोथर्मिक है। हम्म, ठीक है, सही। यस सर। चलें फिर अभी फिलहाल क्लास में